पॉलिसी इंप्लीकेशंस ऑफ न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन कौन सी पॉलिसीज थी जो न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा इम्प्लाई की गई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थी पॉलिसी इनएफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन, पॉलिसी क्रेडिटेबिलिटी, और थर्ड थी ल्यूकास क्रिटिक। पॉलिसी इनएफेक्टिव के लिए हम पहले ये जान लें कि थॉमस सर्जेंट और नील वेलेस, इन्होंने 1975 में सबसे पहले रैशनल एक्सपेक्टेशन को फिलिप कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। पॉलिसी इनएफेक्टिवनेस प्रपोजिशन उसी समय इन लोगों ने दिया था और ये बताया था कि जैसे फिलिप कर्व ने कहा है अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इन्फ्लेशन घट जाएगा। तो लोग इसी के बेसिस पर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर वो सोचें कि अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, या अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो उनको लगेगा कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो वो उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे स्टैगफ्लेशन में होता है, स्टैगफ्लेशन में वो कंडीशन होती है जब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ता है, तो अगर ऐसा हुआ तो ये पॉलिसी इनअफेक्टिव हो जाएगी फिलिप कर्व की। तो इन पॉलिसीज की इनअफेक्टिवनेस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इनके थ्रू कहने की कोशिश की है। ये फ्लिप कर्व भी हम डिटेल में बाद में करेंगे। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो या तो अनएंटिसिपेटेड होगी या एंटिसिपेटेड होगी, यानी लोग पहले से जान जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, एंटिसिपेट कर लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे, या तो वो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, एक सरप्राइजली मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी अथॉरिटीज के द्वारा लाई जाएगी। लेकिन अगर वो अंदाजा लगा लिया तो क्या होगा, वो पहले से अपने प्राइजेस को शिफ्ट कर लेंगे। जैसे उनको समझ में आ गया कि मॉनेटरी पॉलिसी इस बार मनी सप्लाई करने वाली है इस लिमिट तक, तो प्राइजेस हाई होने वाले हैं, तो क्या होगा, अगर प्राइजेस हाई होते हैं तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कि ये प्राइजेस मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हाई हुए हैं, ना कि हमारी वजह से, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट पे या आउटपुट पे, वो अपने आउटपुट्स नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं जान पाए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे। देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये प्राइस लेवल है वर्टिकल में, ये क्वांटिटी, और ये है सप्लाई कर्व, ये पूरा डायग्राम है। इसमें अगर इस पॉइंट पर जहां मेरा कर्सर है, इस पॉइंट पे भी क्वांटिटी Q1 है और प्राइस P1 है, और अगर सरकार मॉनेटरी अथॉरिटी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये सप्लाई को बढ़ाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अगर सप्लाई बढ़ी, यहां पर आई, तो क्या हुआ, ये P2 पे आ गया प्राइस लेवल, क्योंकि सप्लाई बढ़ी तो प्राइस लेवल बढ़ा। लेकिन जब ये प्राइस लेवल बढ़ा और फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को नहीं पता था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हुआ है, तो वो बेवकूफ बन सकते हैं। उनको लगेगा कि अरे हमारे प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ गई है या उनकी प्राइसेस बढ़ने लगी हैं, तो वो क्या करेंगे, और प्रोड्यूस करने लगेंगे, यानी क्वांटिटी Q1 से वो Q2 पर शिफ्ट कर देंगे। तो वो फूल यानी कि बेवकूफ बनाए जा सकते हैं और क्वांटिटी बढ़ जाती है इस तरीके से। तो एक तरीके से ये इनअफेक्टिवनेस है उस पॉलिसी की जो बेवकूफ बना सकती है अगर वो अनएंटिसिपेटेड है तो। इसके अलावा दो चीजें और हैं, पॉलिसी क्रेडिटेबिलिटी। ये क्या होती है, न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है वो इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि जितने भी रैशनल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, वो मॉनेटरी अथॉरिटी से कुछ एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि जब मॉनेटरी अथॉरिटी कुछ अनाउंस करेगी तो उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर वो पॉलिसी बनाने वाले या अनाउंस करने वाले क्रेडिटेबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो हम उनकी बात क्यों मानेंगे। यानी उस पॉलिसी अनाउंसमेंट की क्रेडिटेबिलिटी हो तो मॉनेटरी अथॉरिटी की बात एजेंट्स मानेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे। तो न्यू क्लासिकल पॉलिसी ये कहती है कि अगर गवर्नमेंट ने या मॉनेटरी अथॉरिटीज ने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये अनाउंस कर दिया, यानी एंटिसिपेट पहले हो गया, लोग अंदाजा लगा चुके हैं, तो उसका कोई इफेक्ट आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे शॉर्ट रन में भी नहीं होने वाला, क्योंकि पॉलिसी क्रेडिटेबल है, यानी कि उस पर विश्वास किया जा सकता है और हमने जान लिया तो फिर हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिसी में ये बात आती है, सपोज कि ये अनाउंस किया गया कि मनी रिड्यूस किया जा रहा है, यानी मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जा रहा है, तो इमीडिएटली क्या होगा, लोग बोलेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिटेबल है, विश्वसनीय है, तो इसके मनी रिड्यूस करने से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तो अपन पीछे हट जाओ, यानी डाउनवर्ड रिवीजन हो जाएगा इन्फ्लेशन का। और यही मॉनेटरी पॉलिसी वाले चाहते थे, सरकार चाहती थी कि डिसइन्फ्लेशन आए, जो प्राइसेस बढ़ रही हैं वो घट जाएं, तो तुरंत वो इकोनॉमिक एजेंट्स रिएक्ट करेंगे अगर पॉलिसी क्रेडिटेबल है तो, विश्वसनीय है तो, नहीं तो क्यों करेंगे। इसके बाद है ल्यूकास क्रिटिक, जो कि ऑब्वियसली रॉबर्ट ल्यूकास ने 1972 में दी थी, और इसको ल्यूकास क्रिटिक बोलते हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि जैसे डेटा है, इसको हम पास्ट के एक्सपीरियंस से या पास्ट के परफॉर्मेंस से लेते हैं, और फिर इसके बेसिस पर हम इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प से मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल बनाते हैं, और उस मॉडल के बेसिस पर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन जब ये सब होता है तो इस पॉलिसी से जुड़ी हुई दूसरी पॉलिसीज भी होती हैं, और उन ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज पर भी अलग अलग लोगों के एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर होते हैं, और इस पॉलिसी में भी एक व्यक्ति के या एक फर्म के या ऐसा कहें कि इकोनॉमिक एजेंट्स के बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन ये तो बदलते रहेंगे, क्योंकि जितने भी एजेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो एक सर्टेन वे में एक्ट करते हैं। तो अगर हम ये सोच लें कि ये इसी तरीके से एक्ट करेंगे तो एक तरीके की हमारी गलती हो जाएगी। अगर पॉलिसी चेंज हुई और ये ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, अगर हमने सोच लिया, सपोज वर्कर्स ने ये सोच लिया, समझ लिया या एंटिसिपेट कर लिया कि इन्फ्लेशन अगले साल 5% रहने वाला है, और मान लो उन्होंने बोला कि हमारी सैलरी, हमारे वेजेस 5% बढ़ा दिए जाएं, और अगर इसके बाद भी इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया तो क्या होगा? तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको तो मजा आ गया। क्यों? क्योंकि 5% ही उन्होंने बढ़ाया था वेज, और 10% महंगाई बढ़ गई, तो अब वो कम वेज वाले लेबर्स का यूज करके अपने ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे, और वो बेचारे जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसको एंटिसिपेट किया। यानी कि ल्यूकास क्रिटिक ने ये पॉइंट किया है कि जितने भी वर्कर्स और फर्म्स हैं, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से अपने एक्शंस को अज्यूम कर लेते हैं। अगर बहुत बड़ा चेंज होता है किसी पॉलिसी में, तो उन व्यक्तियों के बिहेवियर में और एक्सपेक्टेशन में भी बदलाव आता है। तो जनरल इंप्लीकेशन क्या हुआ ल्यूकास क्रिटिक का, कि किसी भी पॉलिसी के जो इफेक्ट्स हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस का असर क्या होगा, इसको फोरकास्ट करना एक्यूरेटली बहुत डिफिकल्ट है। यही क्रिटिसिज्म था। ल्यूकास ने पॉलिसी पर बताया कि इस पॉलिसी की वजह से जो फोरकास्टिंग की जाएगी दैट इज नॉट एक्यूरेट। रॉबर्ट ई हॉल ने रैशनल एक्सपेक्टेशन को फ्रीडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को समझाने के लिए यूज किया है। यानी उन्होंने बताया है, फ्रीडमैन ने जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें वो पास्ट डेटा लेते थे और उसका एवरेज लेकर बताते थे कि इतनी परमानेंट इनकम होगी, तो रॉबर्ट ई हॉल ने कहा है कि नहीं, हमको फ्यूचर की इनकम देखनी चाहिए, और वो फ्यूचर की इनकम को प्रिडिक्ट करने के लिए हमको रैशनल एक्सपेक्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी प्रॉपर्ली हमको हर पैरामीटर को स्टैटिस्टिकली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि किस किस चीज से हमारी इनकम में फर्क पड़ेगा। तो ये हम जब रैशनल एक्सपेक्टेशन करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं क्रिटिसिज्म पर। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अनरियलिस्टिक है, जो कि बैकबोन कहलाती है न्यू क्लासिकल अप्रोच की, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो क्या है कि ये एक्सपेक्ट करने के लिए जो डेटा चाहिए और जो एनालिसिस चाहिए, उसके लिए बहुत पैसा लगता है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, और फिर इसको सबको अवेलेबल करवाना, इसकी इंफॉर्मेशन को सबको अवेलेबल करवाना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसलिए मेजॉरिटी जो है इकोनॉमिक एजेंट्स की, खास तौर पे वर्कर्स, वो रैशनल एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर रिएक्ट नहीं कर सकते। सेकंड है, मार्केट डू नॉट कंटिन्यूसली क्लियर। ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है कि मार्केट हमेशा कंटिन्यूसली क्लियर रहेंगे। वो पॉइंट करते हैं कि वेजेस और
प्राइसेस फ्लेक्सिबल तो होती नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वेजेस और प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, वर्कर्स भी एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन आप खुद सोचिए, लेबर मार्केट कहाँ फ्लेक्सिबल है? उनके प्राइसेस फिक्स्ड रहते हैं, कम से कम 2 या 3 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट रहता ही रहता है। जैसे एक लेबर यूनियन है, तो वो तो बोलेंगे इतना पैसा दो तभी हम काम करेंगे, तो उतना पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेंगे हम। तो उनके अंदर रिजिडनेस होती है, और इस रिजिडनेस के बारे में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने तो कहा कि प्राइसेस फ्लेक्सिबल होंगे, वेजेस फ्लेक्सिबल होंगे, तो लेबर मार्केट एडजस्ट कर लेगा। फिर है एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस, इसको भी अनएक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इसको किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस, जो कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर देती है, वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि वर्कर्स या फर्म्स अपने आप रिस्पॉन्स देंगे जब प्राइसेस चेंज होंगी, अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। ये तो अनएक्सेप्टेबल है। बल्कि ये चेंजेस तब होते हैं जब एग्रीगेट डिमांड को चेंज करती है मॉनेटरी अथॉरिटी, अपने मनी सप्लाई के थ्रू, अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू, तब हो सकता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंज। लेकिन ये वर्कर्स अपने आप कर लेंगे एडजस्ट, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। पॉलिसी इंप्लीकेशंस अनएक्सेप्टेबल। क्रिटिक्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पॉलिसी इंप्लीकेशंस जो है न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो सही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये अनरियलिस्टिक हाइपोथेसिस है। जैसे इकोनॉमिस्ट हुए फिलिप्स, टेलर, फिशर, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताया है कि वेजेस और प्राइसेस पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट हो सकती है शॉर्ट रन पे, जिसको इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया। जैसे कि फर्म्स हैं, और उनको स्ट्रक्चर तो पता नहीं मार्केट का, और ये भी नहीं पता किस प्राइस लेवल पे मार्केट क्लियर होंगे, और जितना भी नॉन क्लियरिंग लेबर मार्केट है वेज रिजिडिटी की वजह से, उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये सारे क्रिटिसिज्म भी हैं